नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो आज 25 जून है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो दिन जिसे कोई भूल नहीं सकता। आज से ठीक 50 साल पहले 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया। बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं और शॉर्ट फिल्म और संगोष्ठियों के जरिए लोगों को इमरजेंसी के बारे में बताया जा रहा है। सीएम नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर आपातकाल के दिन को याद किया और लिखा कि इमरजेंसी कांग्रेस सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। तो चलिए सबसे पहले आपको सीएम नीतीश कुमार की वो ट्वीट दिखाते हैं जो आज उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। तो नीतीश कुमार ने लिखा है कि सीएम ने ये लिखा है कि आपातकाल का दिन आज भी याद है, जो 50 साल पहले आपातकाल लागू किया गया था और इसे तानाशाह करार दिया है उन्होंने। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की तानाशाही का प्रतीक बताया है और उन्होंने ये भी लिखा है कि संविधान की रक्षा जिन हाथों में थी उन्होंने ही लोकतंत्र की हत्या की थी। और कहीं ना कहीं अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने ये जाहिर किया कि वो संविधान की रक्षा के लिए तत्पर हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर लोकतंत्र के हत्या का आरोप लगाया है, वो भी सुनिए। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे। इस मुद्दे में सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ इतिहास की गलती याद कर रहे हैं या फिर आज भी लोकतंत्र के नाम पर कुछ अनदेखे आपातकाल जारी है? क्या विपक्ष की आवाज आज भी पूरी तरह आजाद है? क्या मीडिया स्वतंत्र है? क्या सरकारी संस्थाएं निष्पक्ष है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का लोकतंत्र सही मायनों में लोक का तंत्र है या सिर्फ सत्ता का विस्तार? चलिए शुरू करते हैं आज की बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय आपका करा दे हमारे पैनल के मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता उषा दुबे जुड़ गई हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। जनता दल यूनाइटेड से प्रवक्ता मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता हेमंत कुमार जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और शुरुआत प्रतिक्रिया के साथ, आप ही की प्रतिक्रिया के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे हेमंत जी, क्योंकि कांग्रेस ही एक प्रकार से उत्तरदायी है 1975 के आपातकाल को लेकर, जिस कारण काला दिन इसे घोषित कर दिया गया है और आज बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही। प्रिया जी, ये बात सही है, तो फिर से हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल टीम इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। हो गया रही है आवाज। हाँ, आज जो 50 साल हो गए हैं आपातकाल के, आपको पता है कि उसका मुख्य कारण रहा है आंतरिक अशांति थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। देश ने उनको उसकी सजा दी। 1977 में कांग्रेस पार्टी हारी, लेकिन फिर इसी में कांग्रेस पार्टी आ गई सत्ता में, यानी जनता ने उन्हें दिया। और दूसरा सवाल जो कहा, मैं उस दो चीज बता दूं। माननीय नीतीश कुमार जी को तो धन्यवाद, श्रीमती इंदिरा को, वो आपके ही जनक है। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, कहीं में उसका श्रेय इंदिरा जी को जाता है। सम्राट आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो पूछिए कि उनके पिताजी किस पार्टी से उठकर आए और वो किस पार्टी के सदस्य थे। तो बातें इन लोग बड़ी बड़ी करते हैं और आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है। हम केवल बातों को याद करेंगे या आज जो लगा हुआ है, मैं चर्चा कर देता हूं। उत्तर प्रदेश में एक गैर ब्राह्मण ने अगर कोई पूजा पाठ करा दिया तो उसको पकड़ के पीट रहे हैं, उसका बाल काट दे रहे। और एक शंकराचार्य है जो कहते हैं कि ये जो पूजा पाठ कराने का पूरा जिम्मा केवल ब्राह्मणों का है।
तो मैं जानना चाह रहा हूं कि देश क्या वो धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान ने दिया है कि कर्म के अनुसार आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जाति देख के सजा दी जाती है। आपको मैं याद दिलाता हूँ, बिल्किस बानो हत्याकांड में 11 आरोपी जेल में बंद थे। गुजरात सरकार ने उनको इस बल कर बाहर निकाला कि वो ब्राह्मण समाज का आरती उतारा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर वो जेल गए। और अगर आप याद करते हैं तो मेरा और एक सुझाव है कि तड़ीपार काल भी याद कर लिया जाए 2010 भारत तक से, जो आरएसएस आज देश चला रही है, उसको भी कभी आतंकी संगठन करके भारत में बैन किया गया था। बस नहीं, 3 बार बैन किया गया। लेकिन तो ये मुद्दा तो आज इमरजेंसी के का है देश ना के हालात को हेमंत जी, मुद्दा तो इमरजेंसी का है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चूक थी इमरजेंसी? नहीं, मैं मान गया ना। और केवल जनता ने उनको 1977 में हार गई श्रीमती इंदिरा गांधी जी, लेकिन आप याद कीजिए 1980 में फिर जीत गए। और आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जुमला दे रहे हैं, देश को बता रहे हैं आपातकाल का, ये वो आपातकाल के एक झलक है। उनका पैदाइश नेतागिरी वहीं से शुरू हुआ है। आधे नेता तो आपातकाल से मौका मिला उनको। तो गलती हुई थी, सजा मिला। अभी जो देश के हालात है, आपातकाल से बदतर स्थिति है। बेरिया और पैरों में बेरिया बांध के अमेरिका से लाए गए भारतीय को आज के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं एक शब्द भी बोला ट्रंप के सामने? ठीक है, तो उषा बहुत दुबे जी, सी समस्या है जो घोषित इस पर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपातकाल का मुद्दा जो है आप लोग जोर शोर से उठाते हैं तो सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, या वाकई में ये आप उदाहरण के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि आज देश में जो है कहीं ना कहीं आपातकाल नहीं है, साइलेंट इमरजेंसी नहीं है? उषा दुबे जी, आवाज आ रही है? उषा दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद माइक ऑफ है आपका। आवाज नहीं आ रही है उषा जी। चलिए दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी के पास जाते हैं। मनोज जी, सीएम नीतीश कुमार ने आज लोकतंत्र को लेकर एक बड़ी बात कही है, संकल्प लिया है उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा का, संविधान की रक्षा का, और एक प्रकार से जो इतिहास में 1975 में इमरजेंसी लागू किया गया था उसे काला दिन के रूप में उन्होंने करार दिया है और वो दिन याद किए हैं। हालांकि जब इससे पहले गठबंधन की बात थी तो उसी कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिलाया हुआ था, और आज उसी कांग्रेस के लागू की गई इमरजेंसी को भयावह बता रहे हैं, लोकतंत्र का काला अध्याय बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन भारत के इतिहास के लिए एक काला दिन जिंदगी भर रहेगा। जब तक ये इतिहास रहेगा तब तक इसको हम याद करें। जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी बोलिए मनोज जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज जा रही है कि नहीं? जी जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी अगर किन्हीं के भी साथ रहे हो तो उन्होंने आज के दिन अपना ट्वीट किया है, या जदयू ने इस चीज को जरूर कहा है कि आज का दिन हमेशा से ही लोगों के इतिहास में रहेगा और हमेशा इसको लोकतंत्र के लिए यह काला दिन साबित होगा, चाहे हम उनके साथ रहे हो या उनके साथ नहीं रहे हो। हमेशा से ही इस बात को कहा, और इससे कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उस समय जो आपातकाल लगा था, वो आपातकाल लगाने का श्रेय इंदिरा गांधी जी को दिया जाता है।
और इंदिरा जी ने किस लिए आपातकाल लगाया, किस लिए उन्होंने संविधान के लोग आज उन्हें हत्यारी कह रहे हैं, इसीलिए कह रही है कि उस समय कोई ऐसा माहौल देश का नहीं था कि आपातकाल लग सकता है, इमरजेंसी लग सकता है। आपातकाल उन्होंने अपनी स्थिति को, अपनी सरकार को बचाने के लिए, जब उनके ही दल के कई लोग उनके खिलाफ हो गए थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया था। प्रेस मीडिया के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। तो इसीलिए आज के दिन लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है, और इस चीज को ये लोग भी मानते हैं। ये आज के जमाने के सारे नेता मानते हैं कि इंदिरा जी ने उसको गलती किया है, ठीक है, लेकिन सवाल तो मौजूदा स्थिति उनको पर नहीं उठ रहे लगाना हैं ना। चाहिए था। सरकार की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है कि इमरजेंसी 1975 में लागू किया गया था, लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति है, क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या मीडिया आज भी उतनी स्वतंत्र है? क्या विपक्षियों की आवाज बुलंद करने के लिए आज भी वही स्वतंत्रता जो है प्रदान की जा रही है, वही माहौल है? या फिर ये कह सकते हैं जो एजेंसियां हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं? देखिए, अब आरोप लगाना तो अलग बात। जहाँ तक आपने मीडिया की सवाल किया, इसकी जवाब आप खुद दे सकते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का अंकुश लगाया गया है। कौन सा मीडिया है कि जहाँ पर विपक्ष को नहीं आता है, उनकी रैली को नहीं रखा जाता है, उनकी बात को नहीं रखा जाता है? हमें तो सारे मीडिया में ये चीज नजर आता है, वो लोग जो कुछ भी बोलते हैं, चीज भी उसमें आता है, उसको दिखाती है। तो फिर हम मीडिया में कैसे रोक सकते हैं? ठीक, मीडिया के ऊपर किसी तरह का सरकार का अंकुश पड़ा हुआ है, इस चीज को तो हम नहीं रोक सकते हैं। क्या राहुल गांधी के किसी कार्यक्रम को रोका जाता है क्या? कौन सा ऐसा चैनल है कि जिसमें वो बिहार के गया में भी आए तो उसको भी हमने देखा? जितने राष्ट्रीय चैनल था सब उसको दिखा रहे थे। अब उसमें वो कर रहे हो कि एक से पूछ रहे हैं कि अति पिछड़ा कैसे इंजीनियर बन सकता है, तो ये चीज अगर मीडिया दिखा दिया तो मीडिया ने गलत दिखा दिया। इसीलिए मीडिया की बात करना तो हमें लगता है कि बेईमानी होगी। दूसरी बात है कि यहाँ लोग रहे कैसे नहीं। आप जो बात बोलते हैं, आप बोलते हैं। अभी तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री जी को पॉकेट मार तक कह दिया, तो उसको किसने रोका? कौन मीडिया ने नहीं दिखाया भाई? सारे मीडिया ने दिखाया। लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष के नेता हो, सारे लोग कहीं भी आंदोलन करते हैं, चाहे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो या बिहार के गांधी मैदान में हो, कोई नेता उनके कार्यक्रम को दिखाया जाता है। तो कैसे लोकतंत्र को रोक लगा दिया गया? ये देखिए, बोलने के लिए आप सकती है, इसके लिए आपको नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए जवाब देंगे। जो 1947 देखिए 1947 में 15 अगस्त सारा देश स्वतंत्र हुआ, तो जब तक ये जिंदगी रहेगी लोगों की, जब तक ये लोकतंत्र रहेगा, ये सत्ता आदि देश रहेगा, तब तक हम 15 अगस्त उस दिवस में, ठीक है, जवाब दे दीजिए। गांधी जी का जो उन्होंने लिया उस दिन को हम मनाते हैं। गांधी जी का जिसने उन्होंने आपातकाल लगाया, आपातकाल लगाया, तो आपातकाल को लोग याद करेंगे ही, बोलेंगे ही, इसमें कहाँ कोई। मनोज जी बोल रहे हैं, हम बोले। ठीक है, बोलिए हेमंत जी। देश में जो गांधी जी का हत्या किया, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे के गोद में जाके माननीय नीतीश कुमार बैठ गए, और आज की बात करते हैं समाजवाद का, कह रहे हैं कि मीडिया सब दिखाती है। ऋषि सिन्हा के बारे में पूछिए तो कितना मीडिया में आया है, और वो आदमी है कहाँ आज के देश में? 10,000 करोड़ का घोटाला का उसके ऊपर आरोप है। उस कौन आदमी था जिसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी गए और लीगल ओपिनियन लिए कि इसके ऊपर केस हो कि नहीं हो? 2 दिन पहले जमुई में पहली बारिश में पुल बह गया, किसी मीडिया ने दिखाया? मीडिया, मनोज जी, वो दिखाती है जो माननीय प्रधानमंत्री जी सपने में देखते हैं।
जब ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने किया तो कोई मीडिया कराची कब्जा कर लिया, कोई इस्लामाबाद कब्जा करा लिया, तो वो मीडिया का है और कुछ नहीं दिखाता है। तत्कालीन जब आप आपकी अगर सरकार थी आज तब की मीडिया बात को कितनी करें स्वतंत्रता थी, आप ये बता दीजिए। श्वेता जी, फिर आप किसी 20 साल प्रेस या पहले नहीं, 20 साल पहले की बात आपने कर अभी रही है। मीडिया की बात नहीं, की ना, नहीं आपने मीडिया की बात की तो उस समय की भी बात कर लीजिए जब यूपीए की सरकार थी देश में, उस दौरान मीडिया को कितनी स्वतंत्रता थी, पत्रकारिता को लेकर कितनी श्वेता जी, स्वतंत्रता थी। आप भी ये फील करती होंगी कि पहली जितनी आजादी थी, आज आप ज्यादा कुछ दिखाएंगी या मेरी बातों को आप ज्यादा रखेंगी तो कल का आपको भी बैन कर दिया जाएगा। आप तो छोड़िए, यूट्यूबर को बैन किया जा रहा है, तो ये क्या बात करेंगे मीडिया की आजादी की और स्वतंत्रता की। बिहार का हालात छोड़िए, देश का हालत इतना बुरा है, कोई आदमी खुलकर नहीं बोल सकता है। अगर ज्यादा कुछ बोला उसके ऊपर ईडी सीबीआई लगा के डाल। आप एक चीज बताइए, उसको बंद राहुल गांधी ने जब बोल दिया था, राहुल गांधी जी ने जब बोला था कि हर एक मोदी जो होता है, मतलब जो पकड़ाता है वो मोदी क्यों होता है, उनको आपने सस्पेंड कर दिया, 2 दिन के अंदर बंगला खाली करा दिया। क्या सेना पे आवाज उठाने वाले मध्य प्रदेश के जो मंत्री थे उनके ऊपर इन्होंने कुछ किया? डिप्टी सीएम के ऊपर कुछ किया? संसद में एक आदमी भरेआम कटुआ मुल्ला क्या क्या नहीं गाली दिया, उसको आपने क्या किया? तो आपातकाल इसको भी बोलते हैं। आपके लिए पूरी आजादी, और बाहर वाले एक शब्द बोल दे, विपक्ष एक शब्द क्वेश्चन पूछ दे तो आप बोल दीजिएगा कि पाकिस्तान जाओ। जैसे ही पूछा जाता है कि वो 4-5 राफेल कहाँ गया, उसका जवाब दीजिए तो कहेंगे आप पाकिस्तान का बात कर रहे हैं। वो 4 आतंकी कहाँ गायब हो गए उसके बारे में नहीं बताएंगे। 3 किलो आरडीएक्स कहाँ से आएगा उसके बारे में नहीं बताएंगे। वो डीएसपी थे बीएसएफ के देवेंद्र जी, कहाँ गायब हो गए उसके बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन तो मनोज जी तो देश अभी तो यही पूरी कह रहे थे तरह ना, एकदम। सवाल यही उठा रहे थे हेमंत जी, मनोज जी यही कह रहे थे कि अगर विपक्ष को बोलने की आजादी नहीं है, अगर आप कुछ बोल नहीं सकते तो पॉकेट मार जैसे शब्द, चौकीदार चोर है जैसे शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता कहां से मिल रही है आपको। श्वेता जी, आज जो देश के प्रधानमंत्री का स्तर इतना गिरा दिए हैं, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, कि यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिए, इतना गाली माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए भी कोई नहीं बोला होगा, जिनके बारे में इन लोग कह रहे हैं कि आपातकाल लागे के लोकतंत्र की हत्या किए थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतना गाली लिखा है लोग कि हमें भी बुरा लगता है। भले हम उनको वोट नहीं दिए, भले वो कैसे हो, भले वो नकारा हो, कोई काम नहीं करते हो, देश को बेच रहे हो, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम उनके लिए, मेरे मन में इज्जत है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। भले हमारे देश की जनता को अमेरिका हाथों पैरों में गहरे बेरिया बांध के वापस किया, एक शब्द ये नहीं बोले, फिर भी हम उनको फिर भी वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। तो आज जो स्थिति है काफी गिरा हुआ स्तर है। और आपने सुना होगा अशोक चौधरी ने क्या कहा, बिहार में जो आयोग बने, आयोग किसको दिया जाता है? जो सदस्य होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आरएसएस के कोटा से भी कोई आयोग में आ रहा है। एक मुख्यमंत्री के सलाहकार, उनकी वाइफ आरएसएस, उनकी वाइफ को भी लिया जा रहा है आयोग में। तो ये क्या बोलिएगा इसको? चलिए इस पर जवाब दे दीजिए मनोज जी। नीरज जी में एक और बता दें, नीरज जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रख के साइन कराया जा रहा है, आयोग बनाया जा रहा है। तो बात भी सही है, मुख्यमंत्री जी शायद उस लायक नहीं रहे, अब मानसिक स्थिति उनकी अब ठीक है नहीं। क्या ये आरोप सही तो है मनोज जी? उसका फायदा उठा रहा है और जनता देख रही है। क्या ये आरोप सही है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक प्रश्न है कि हमें जो भी देश के बारे में जानकारी मिलता है गलत होता था, हम उसको कोर्ट तक खींच के ले जाते थे और सरकार उसको काम करती। अभी अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो कौन मुद्दे को लेकर ये कोर्ट में गए हैं कि ये काम सरकार गलत की है? पहली बात, अगर वो कोर्ट में नहीं गए, जनता, कोई विपक्ष की पार्टियां हैं, वह उनकी हैसियत भी देश के जनता के लिए बराबर है। तो उनको चाहिए था कि जो अभी यहाँ पर ये टीवी पर बोल रहे हैं, इस चीज को वहाँ बोलना चाहिए था, पहला। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि
मीडिया को रोका जा रहा है या कोई बात किया जा रहा है, तो मीडिया को अगर रोका जा रहा है तो इस चीज का जवाब मीडिया के लोग देंगे कि उनको रोका जा रहा है। पहले उनके सामने क्या होता था सरकार में कि मीडिया विपक्ष की बातों को कितना उठा के रखती थी, ये तो सारे लोगों ने देखा था। लेकिन आज के डेट में अगर राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं उसको मीडिया दिखाती है, या कांग्रेस के कोई लीडर कुछ बोलते हैं उसको मीडिया दिखाती है, चाहे वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रही हो। इसीलिए मीडिया के ऊपर आरोप लगाना एक अलग है। तीसरी बात, उन्होंने बिहार के आयोग के बारे में कहा, तो आयोग के बारे में कहा कि जो व्यक्ति भी रहते हैं कार्यकर्ता को देना चाहिए, तो इनको पता ही नहीं होगा ना कि रामविलास पासवान जी जब इनके साथ सरकार में, इनके साथ जब चुनाव लड़े थे, तो यही जो उनके दामाद आज बने हैं वो मृणाल उस पार्टी के महासचिव थे। उस समय से ही ये चुनाव में दौरा करते थे, कांग्रेस के हर एक नेताओं के साथ उनकी बातचीत रहती। तो इनको तो जानकारी तो रहेगा ही नहीं कि उसमें सीधे ये दामाद ये बोल दिए, तो इनको बहुत मैंने अच्छा लगा कि उनको बना दिया गया। चाहे जीतन राम मांझी जी के पुत्र भी अगर बने हैं तो वो भी रहे उसमें, क्या कहते हैं। अब आप जब बोल रहे थे तो मैंने तो एक बार भी नहीं बोला, थोड़ा सुनने की भी तो क्षमता रखा कीजिए ना। आज सुनने की क्षमता देश की जनता का नहीं रख रहे हैं, इसीलिए तो सभी राज्यों से आप उखड़ रहे हैं ना। जनता की आवाज को भी सुना कीजिए, उसके बाद आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैं तो आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला, और मेरी आदत भी नहीं है कि भचर भचर बीच में करने का। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि पूरी बात सुन लीजिए। आपकी बारी जब आएगी, जब आपको एंकर कहेंगे श्वेता जी कि आप जवाब दीजिए, तो आप जवाब दीजिएगा। तीसरी बात, उन्होंने कहा किसी अधिकारी की पत्नी को, तो देखिए जो चीज के लिए जो क्वालिफाई होना चाहिए वो होना चाहिए। चौथा बात कि नीरज जी ने क्या कहा, नीरज जी ने कहा कि ये सब सरकार की बनता है, इसमें मुख्यमंत्री को देखने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये सारे घटक दल लोग जो रहते हैं आयोग में, किसका कौन आदमी जाएगा उस चीज को देखते हैं, और वो सरकार के जो सरकार मतलब हुआ कि जो मुख्य सचिव होते हैं उनके पास लिस्ट भेज दी जाती है। अब कुणाल साहब ही जो है, तो कुणाल साहब से तो इनका लंबा पुराना कांग्रेस का रहा है। आज बॉबी कौंड जो इनके कांग्रेस के लीडर राधानंदन झा के सुपुत्र के बारे में था, जो उनकी स्थिति हुई कि उसके बाद से राधानंदन झा आज तक चुनाव नहीं जीत पाए, बेचारे चले भी गए दुनिया से। लेकिन तो ये तो इनको है। अब कुणाल साहब के दामाद को अगर बनाया गया है तो वो महावीर मंदिर के ट्रस्टी भी है, कई तरह के उनको है, तो इसमें फिर आपत्ति क्या है। लेकिन जिनको भी बनाया गया है, चाहे वो रामविलास पासवान जी के दामाद हो या जीतन राम मांझी जी के दामाद हो, वो दोनों पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सड़क पर लाठियां खाई है, सड़क पर आंदोलन किया है, और रामविलास जी तो इनके साथ वर्षों तक साथ भी रहे हैं, और उसमें भी उनके दामाद आगे बढ़कर उन कार्यक्रम में रहते। ठीक है, देखिए समय कम है, आखिरी सवाल लेंगे। हेमंत जी, आज आप ये सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का हनन हो रहा है, संविधान की रक्षा करने की जरूरत है, लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले ही ये माना कि 1975 में कांग्रेस की एक लोकतांत्रिक चूक हुई है, और वो है इमरजेंसी लगाकर। तो कहीं ना कहीं अगर उस दौरान इतनी बड़ी चूक कांग्रेस पार्टी कर सकती है, तो आज लोकतंत्र के खतरे की बात किस मुंह से आप कर रहे हैं? पिताजी, आपको शायद याद होगा कि हमारे आदरणीय राहुल जी ने पहले ही बोल दिया कि जो भी पीछे हुआ उसको हम मान लिए कि मेरी चूक थी, उसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग लिया। लेकिन आज जो देश में हो रहा है, जो हालात है, अगर हम आज बेहतर करेंगे तभी मेरा भविष्य अच्छा होगा।
हम फिर आपको याद दिलाएंगे कि आरएसएस एक आतंकी संगठन था। एक आज के दो जो गृह मंत्री थे वो तड़ीपार थे, तो ये अच्छा लगेगा आपको? और ये बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी के एक बहनोई है, क्या जानते हैं उनका नाम? वो कहाँ के कार्यकर्ता थे? और किसी अधिकारी की पत्नी। हास्यपद बात लगता है भाई, आप कुछ भी बोल दीजिए और निकल जाइए। तो देश के जो हालात हैं काफी बिगड़े हुए हैं। आम जनता 80 करोड़ लोग को अब 5 किलो का अनाज का सपना दिखे और 5 किलो के अनाज में अपना फोटो लगा लगा के केवल भेज के प्रचार कर रहे। प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ पे देश के खर्चे पे, चुनाव आयोग को चाहिए उनको पार्टी के खर्चे पे कंसिडर करे। और उनके यहाँ कोई पब्लिक नहीं जाता है, पकड़ पकड़ के आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और पटना के जितने अफसर थे पता चला कि उनको ऑर्डर मिला है कि जाओ भाई सिवान जाओ, विक्रम जाओ, बावजूद उसके आपके कुर्सी खाली रहता है। ठीक है मनोज जी, ऋषि सिन्हा का इन लोग याद नहीं करेंगे। ठीक अब देखिए, ठीक है मनोज जी, जिनको आखिरी स्टेटमेंट देखिए। चश्मा- भले ही आप ये कह रहे हैं, आपका चश्मा, देखिए ये कह रहे हैं आप कि आपातकाल जो था वो गलत है, और गलत है इसे माना भी जाता है कि 1975 का 25 जून जो था वो काला दिन कह रहे हैं, लेकिन आरोपों के घेरे में आज भी तो केंद्र में आपके सहयोग की ही सरकार है, तो कहीं ना कहीं आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं ना। स्वतंत्रता को लेकर, संविधान के लोकतंत्र की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी आरोपों के घेरे में पड़ रही हैं। अगर आप लोकतंत्र के रक्षक हैं तो ये इस तरह के आरोप आखिर क्यों लग रहे हैं आप पर? देखिए, अब आप बता रही हैं तो इस चीज को, जो आदमी देश को, प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर शब्द से नवाज सकता है, पॉकेटमार कह सकता है, उस बीच उसको आप क्या कह सकते हैं? अगर उसको ने मीडिया ने नहीं दिखाया हो तब न हम समझे कि कोई आरोप है। चाहे कोई भी संस्था ने किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के खिलाफ लोग कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई संस्था जो है सो गलत कर रही है? आप 74 की बात कर रही हैं, इंदिरा गांधी जी के जो चुनाव था उस चुनाव को रद्द कराने के लिए उस समय राजनारायण जी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट, और इलाहाबाद कोर्ट ने उनके चुनाव को असंवैधानिक करार दिया। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपको लग रहा है कि आपको कोई गलत काम कर रहा है, अच्छी बात है, विपक्ष का काम भी है कि गलत को सही दिखाना। आप उस चीज को लेकर कोर्ट में जाए ना, आपके पास सारा सबूत है, सब कुछ है, सब आप देख रहे हैं, लेकिन आप तो कहीं जाइएगा नहीं और इस चीज को आप बोलते हैं, तो ये भी तो मीडिया दिखा रहा है ना। ऐसा थोड़ा बात है कि मीडिया ने नहीं दिखाया है आपके बात को। ठीक है तो हेमंत फिर जी, छोटा कैसे सा हम समझे कि यहाँ पर लोकतंत्र का मेरा बस ये कहना है कि ये जो संविधान की बात कर रहे हैं, आपातकाल जो लगा था वो संविधान के तहत ही लगा था, उस समय के राष्ट्रपति ने भी इस पे साइन किया था। और एक मैं क्षमा मांगते हुए ये बात कर रहा हूँ कि आदरणीय जज साहब दो अभी चर्चा में हैं, जिनके यहाँ 15 करोड़ रुपया कैश मिला, और एक उत्तर प्रदेश के जज हैं, वो कहते हैं कि बालिका, लड़की का पजामा खोलना, उसका शरीर टच करना रेप के कंसीडर में नहीं आता है। तो ऐसे दिन है, अब इसमें क्या बोलिएगा? ये माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, हम बोल नहीं सकते कोर्ट के खिलाफ या जज साहब के खिलाफ। तो स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत बुरा दौर है। जज लोग रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको क्या बोलिएगा आप? पहले कभी होता था? तो ये सब क्या है? वो फैसला उसी के पक्ष जो पार्टी उनको ज्वाइन करना है। कोर्ट तो सरकार के, करोड़ रुपया सरकार किसी के के घर आधार में पे नहीं मिल रहा चलेगी है। ना, कोर्ट तो अपने हिसाब से चलती है हेमंत जी। अब इसमें देखिए सरकार को इस पे क्या दोष देंगे, क्योंकि कोर्ट जो भी सुनवाई करती है या जो भी टिप्पणी बाहर लाती है तो अपने अनुसार करती है, उसे केंद्र की सरकार तो नहीं कहती है ना ऐसा कहने। तो आप तो ये भी कहिएगा कि ईडी और सीबीआई जो अपने अनुसार चलती है, इलेक्शन कमीशन अपने अनुसार चलती है, सरकार का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, ईओयू किस अपने हिसाब से चलती है। लेकिन आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए कि कितने एनडीए के
नेताओं पे FIR हुआ, चलिए इस पे ईडी जवाब दे दीजिए, CBI छोटा का सा जवाब जांच हुआ। दीजिएगा मनोज जी। एनडीए के नेताओं पर आखिर क्यों नहीं ये देखिए एजेंसियां काम करती हैं? देखिए एजेंसियां की जिसके पर एनडीए के नेता के कई के ऊपर कार्रवाई की है, ऐसा थोड़ा है कि कार्रवाई नहीं की, उनके समझ लाए। अगर उनके पास अगर कोई मामला है एनडीए के नेताओं के बारे में, तो उसको उस पर अगर ईडी या सीबीआई कार्रवाई नहीं कर रही है ठीक। तो वो कोर्ट के अंदर जाए ना, कोर्ट उस पर करेगी। अजीत इनके पवार पास नाम तो याद कुछ है है? नहीं अजीत बोलने के, पवार। नहीं बोलने के ठीक है, लिए। चलिए हम बहुत बहुत भी धन्यवाद आप दोनों अतिथियों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 25 जून 1975 देश के इतिहास में दर्ज वो तारीख जब लोकतंत्र को सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। आज उस घटना को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र सिर्फ वो है जो किताबों में दर्ज है, या फिर वो है जो आज की सरकारें, संस्थाएं और समाज मिलकर गढ़ रहे हैं? हमने देखा कि इतिहास से सबक लेना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है वर्तमान पर सवाल उठाना। आपातकाल के दौरान जेल में गए नेताओं की आज की चुप्पी भी उतनी ही हैरान करने वाली है जितना उस दौर की सख्ती थी। तो आज की बहस से निकलता है बस एक ही संदेश कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का हक नहीं, बल्कि हर सवाल पूछने का अधिकार भी है। और जब जब उस अधिकार पर कोई हमला होगा, इतिहास हमें हमेशा याद दिलाएगा कि लोग को कभी तानाशाही से डरना नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहें रफ्तार मीडिया।